अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो देखिए एक सरफेस है जिस पर एक सरफेस ड्रॉन किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस पर कोई भी पॉइंट हो, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो इक्वल होंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे है देखिए, सपोज करो कि यहाँ पर एक हमने सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक सरफेस है और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ को जा रहे हैं और भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो इन दोनों ही पॉइंट की यदि पोटेंशियल की बात करें, मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल की बात करें ए पॉइंट की, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट वी ए और वी बी जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने सरफेस ड्रॉ किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो भी सरफेस हमने ड्रॉ किया है उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट की पोटेंशियल आपस में इक्वल होंगे। इसलिए इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है ना। तो यदि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को, दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वी बी माइनस वी ए हो गया। ठीक है ना। तो वी बी माइनस वी ए, चूंकि ये दोनों ही आपस में इक्वल है तो दोनों की वैल्यू, मान लो यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही बात लिखी गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाते हैं। तो ये कुछ समझ में आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये कह रहा है कि यदि कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पर यदि हम लोग चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन जो है वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमने चार्ज को मूव कराया, तो चार्ज को, मान लो यहाँ पर फुटबॉल है, ये फुटबॉल, ठीक है ना। तो फुटबॉल पर यहाँ पर एक पॉइंट है और हमने मूव करा करके इस बी पॉइंट पर लेकर के आए। ठीक है, सरफेस के ऊपर, समझ में आ रही बात। तो इस सरफेस के ऊपर यदि मूव करा ले किसी भी पॉइंट पर, ए से बी के तरफ, ठीक है ना, यहाँ पर ए से बी के तरफ किसी भी पॉइंट में, दो पॉइंट पर मूव करवाएंगे तो मूव कराने में वर्क डन जो है वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, कैसे जीरो हो जाएगा ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ए से बी के तरफ को लेकर के गए हैं तो वर्क डन अपॉन चार्ज, सपोज करो ये टेस्ट चार्ज जो है वो हमने मूव करवाया। ठीक है, टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब वन। ठीक है, इसकी वैल्यू वन है। ठीक है, तो अब देखिए वर्क डन ए टू बी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वी बी माइनस वी ए क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो आंसर आ गया। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है ना। जैसे मान लो ये जो हमने ये सरफेस पे के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो यूनिफॉर्म, सब पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है ये भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हम लोग एक डेफिनेशन जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, कि वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी मूव करा रहे हैं, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एल एच एस जो है पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर यदि एल की बात करें हम लोग तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें आर एच एस भी जीरो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर एच एस की बात करें हम लोग यदि, तो आर एच एस में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आर एच एस में, ये आर एच एस है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आर एच एस है यहाँ पर इसको जीरो करना है। जीरो कैसे होगा, ये जीरो
होने के लिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एल कॉस थीटा, ठीक है ना। अब थीटा डिग्री एंगल कितना होगा कि ये टोटल टर्म जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डी एल कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ये देखो जीरो हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एक चीज़ देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, ये आर एच एस है, ठीक है, ये एल एच एस है, एल एच एस कितना था, जीरो था, आर एच एस कितना आया, ये भी जीरो आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा डी एल वैक्टर के ऊपर, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है आपको। अब इसे हम लोग अल्टरनेटिवली भी प्रूफ कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अल्टरनेटिवली कैसे प्रूफ करेंगे। अल्टरनेटिवली प्रूफ करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ए और बी दो पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर 90 डिग्री नहीं है, सपोज करो, ठीक है ना। 90 डिग्री नहीं है तो कोई एंगल बना के रख रखा है, ठीक है ना, मान लो थीटा डिग्री एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा डिग्री एंगल है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा होगा। ऐसे ही तो हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, ई कॉस थीटा, और इसे कहते हैं ई साइन थीटा कहते हैं। तो देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू डी एल वैक्टर, ठीक है ना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन मतलब फोर्स ई कॉस थीटा है, फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये ई कॉस, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये ए पॉइंट है। तो ई कॉस थीटा ये फोर्स है, तो ई कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज मतलब 1, ठीक है ना। तो फोर्स हो गया, ये फोर्स का कंपोनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो देखो वर्क डन यहाँ पर जो जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर वर्क डन क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ। तो वर्क डन यदि जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कि वर्क डन जीरो होना चाहिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखो ये वर्क डन जो है वो जीरो हो रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो यहाँ पर वर्क डन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी थीटा डिग्री एंगल पर नहीं होगा, बल्कि परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एल वैक्टर। ये बात को समझ में आ रही है आपको, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज परपेंडिकुलर ही बन रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रहा है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये है दूसरा प्रॉपर्टीज। और पहला प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्क डन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो ऑलवेज जीरो होगा यदि हम लोग चार्ज को मूव कराए तो दो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सीखा है, ठीक है। अभी और भी प्रॉपर्टीज है वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए और प्रॉपर्टीज में ये थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लेस। कहने का मतलब कि यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन्स है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर हमने दो सरफेस ले लिया, मतलब दो चार सरफेस जो जितने भी सरफेस ले लें, ठीक है ना, वो सरफेस जो है सो काफ़ी क्राउडेड रख दिए, काफ़ी मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमने एक सरफेस लिया, ठीक है, सरफेस ले लिया, यहाँ पर और एक सरफेस ले लिया, ठीक है, सरफेस को काफ़ी नज़दीक रख रहे हैं, और भी सरफेस ले रहे हैं। तो इन सभी सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी आर डिस्टेंस कहते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस। ये काफ़ी हमने छोटा रख लिया, बहुत ही कम सरफेस रख रखा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यदि हम लोग इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी कम कर दे, ठीक है ना, मतलब क्राउडेड कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली मॉडुलस लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डी आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये बात को समझ में आ रही है। तो यही थर्ड जो है वो प्रॉपर्टीज़ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि यदि स्पेस कम कर दें हम लोग दोनों के बीच में तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है।
अच्छा देखिए फोर्थ नंबर अभी हम लोग सीखेंगे। फोर्थ नंबर क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं होंगे? यदि ये दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट हो जाए तो उसकी दो वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। दो वैल्यूज कहने का मतलब कि दोनों की अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी, जबकि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या जानते हैं कि वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ये बात को समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है, और एक सरफेस ये रहा, तो दोनों सरफेस को हमने इंटरसेक्ट करवा दिया। तो इंटरसेक्ट करवा दिया तो इस पॉइंट पर जो है वो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, इसी सेम पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V1 हो गया। मतलब इधर से देखिए दो टेंजेंट बन रहा है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल सेम पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो V1 और V2 दो अलग अलग पोटेंशियल हो गए, ठीक है ना। मतलब V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं क्योंकि हम लोग इक्वी पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हम लोग क्या जानते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों की पोटेंशियल जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। जबकि देखिए कट करने के बाद, इंटरसेक्ट करने के बाद जो है वो आपस में इक्वल नहीं रह रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये नेवर इंटरसेक्ट, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ बन रही है, ठीक है ना। दो अलग अलग वैल्यूज हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है इक्विपोटेंशियल सरफेस के कि आपस में कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज़, लास्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो उसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, ठीक है। कैसे बताती है ये देखिए, मान लीजिए हमें डायरेक्शन के बारे में बात करना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि किसी भी सरफेस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं। और स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा जब दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू वेरी मच।